Okay, thank you very much for coming back. And we were talking about risk identification. तो उसमें I was talking about the Delphi technique and SWOT analysis, brainstorming and interviewing. So इंटरव्यूइंग में बेसिकली फेस टू फेस होता है. डेल्फी टेक्निक में आप क्वेश्चनेयर जो है वो सर्कुलेट करते हैं अमंग वेरियस पार्टिसिपेंट्स. तो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास. इसी तरह से फिर स्वॉट एनालिसिस के हवाले से मैं ये कहूँगा, बेसिकली ये इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहलाता है. प्रोजेक्ट ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में इसको इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती हैं वो इंटरनल फैक्टर्स कहलाते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स जो हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाते हैं. इसकी वजह ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो हैं वो आपके इख्तियार में नहीं होता, लेकिन स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके अपने कंट्रोल में होता है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना, if you really want to see for yourself that where do you yourself as an individual stand, I would suggest कि आप अपना भी एक SWOT एनालिसिस करें ताकि आप अपने जो सोसाइटी में आपका जो फिटनेस है वो आप उसको एनालाइज कर सकें. तो ये यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की जब हम बात कर रहे हैं या SWOT एनालिसिस की जब बात कर रहे हैं तो ये हम प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं. इसी तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारे एनवायरनमेंट में अनफॉर्चुनेटली उसको बड़ा मतलब ख़ास तौर पे जो टॉप मैनेजमेंट है वो इसको बहुत बुरा समझती है. उसको ये लगता है कि अगर मैं अपने जूनियर से पूछूं तो वो ये समझेगा कि इसका मतलब मुझे कुछ आता नहीं है. तो वो नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो ज़रा कम होती है. तो इसकी मिसाल आपको असेंबली की कार्रवाई देखें तो वहाँ पर भी बेसिकली जो असेंबलीज होती हैं दे आर सपोज टू हैव कलेक्टिव विजडम, और वहाँ से जो चीज़ निकल के आती है वो भी आपके सामने है, सिवाय गालम गलोच के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के. तो अनफॉर्चुनेटली हमारे एनवायरनमेंट में ब्रेनस्टॉर्मिंग को बहुत बुरा समझा जाता है, जबकि दिस इज़ अ वंडरफुल आइडिया स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स. इसके बाद हम आते हैं पोटेंशियल रिस्क कंडीशंस एसोसिएटेड विद ईच नॉलेज एरिया. तो आपके जो नॉलेज एरियाज हैं जिसमें आपको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट नज़र नहीं आ रहा होगा, but stakeholder management is also equally important factor because this slide is basically from the previous version. इस वजह से आपको stakeholders management इसमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन stakeholders are play a very significant role in and they pose a potential threat in execution of your project. So you have to give them due consideration while identifying the risks involved in your project. in इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का जो नॉलेज एरिया है उसमें जो रिस्क कंडीशन हो सकती है वो है इनएडिक्वेट प्लानिंग, पुअर रिसोर्स एलोकेशन, पुअर इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, लैक ऑफ पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू. स्कोप में पुअर डेफिनेशन ऑफ स्कोप और वर्क पैकेजेस, इनकम्प्लीट डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स, इनएडिक्वेट स्कोप कंट्रोल. टाइम, जिसको अब हम शेड्यूल कहेंगे, टाइम नहीं कहेंगे. ये जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त आपकी तरफ से सवाल आना चाहिए था
कि चाहे टाइम मैनेजमेंट कहें या शेड्यूल मैनेजमेंट कहें, तो दोनों में फ़र्क क्या पड़ता है? तो फ़र्क बहुत पड़ता है। अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा होता तो पीएमआई इसको टाइम से स्विच करके शेड्यूल या स्केजुअल इसको ना कहती। पीएमआई ने क्यों इसको शेड्यूल मैनेजमेंट या स्केजुअल मैनेजमेंट कहा है, उसका रीज़न ये है कि जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम इज नॉट इन योर कंट्रोल, but controlling the schedule of any activity is very much in your control. टाइम को आप रोक नहीं सकते, घड़ी को आप पकड़ नहीं सकते, लेकिन जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी को आप आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हैं। इस वजह से टाइम को इन्होंने शेड्यूल मैनेजमेंट में चेंज कर दिया है. सो यू मस्ट हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज words which are being changed over the course of this entire change process, which is taking place since the inception of this PMI and way back in 1994 somewhere. तो उससे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो 94 समवेयर ये शब्द जब आया, तो फिर विंडोज़ 95 के साथ ही उन्होंने MS प्रोजेक्ट 95 भी इंट्रोड्यूस किया, और उस वक्त से लेके अब जो है वो इस वक्त तकरीबन 2016 का जो वर्जन है वो आ चुका है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का. सो MS प्रोजेक्ट का, सॉरी. सो all these things are very much important for you to have a thorough understanding of while working on projects. उसके बाद कहता है जी, एरर्स इन एस्टिमेटिंग टाइम और रिसोर्स अवेलेबिलिटी, पुअर एलोकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्लोट, अर्ली रिलीज ऑफ कम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स. तो ये टाइमिंग जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने टाइम से, जैसे अगर मूवीज़ की अगर हम बात करें तो अब ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर releasing the new movies because everyone is confined within the premises of their own home. So आप अगर कोई नई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं मार्केट में, तो फिर आपने वेट करना है फॉर द राइट टाइम टू market your product. Estimating errors, inadequate productivity, cost change or contingency control, poor maintenance, security, purchasing, etc. These are the risks involved with the cost estimations. Quality, poor attitude towards quality, substandard design, materials, workmanship, inadequate quality assurance program, etc. तो यहाँ पर आप में से जो लोग inshallah hopefully in the days to come they will be moving outside Pakistan, especially if you are applying for visas outside Pakistan, in either Western Europe or maybe नॉर्थ अमेरिका. तो वहाँ पर जब इमिग्रेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन जो ये पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू इमिग्रेट टू कनाडा और मे बी ऑस्ट्रेलिया और समवेयर इन यूरोप. तो उसके लिए जो आपको कंसल्टेंट जवाब बताएगा वो ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को यहाँ पर मैं लिंक कर रहा हूँ बेसिकली पुअर एटीट्यूड टुवर्ड्स क्वालिटी. तो हमारे इन्वायरमेंट में क्वालिटी किस चिड़िया को कहते हैं उसका कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता. जबकि वेस्ट में अगर आप लोग चूँकि टेक्सटाइल के हैं तो आपको पता है कि ISO 9000 क्यों इंट्रोड्यूस की गई थी, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर. तो वो अपने जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसका आउटसोर्स करते हैं, और आउटसोर्स करके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से जब मंगवाते हैं, तो चूँकि यहाँ पर लोगों का क्वालिटी के हवाले से एटीट्यूड बड़ा नेगेटिव है, उसको ओवरकम करने के लिए फिर इन्होंने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाए और ISO 9000 को इंट्रोड्यूस किया. देन वी हैव ह्यूमन रिसोर्स, जो का रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया है. तो पुअर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पुअर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एब्सेंस ऑफ लीडरशिप. अब अगर हम रिसोर्स के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो हम खुद से भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एट द राइट टाइम, अगर वो नहीं है तो इट इज़ गोइंग टू पोज अ थ्रेट टू योर प्रोजेक्ट and it will become ultimately a risk in execution of the project. इसी तरह से रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, रिसोर्स को
इन हाउस बनाना है या बाहर से प्रोक्योर करना है। ये प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस हवाले से। फिर कम्युनिकेशन केयरलेसनेस इन प्लानिंग और कम्युनिकेटिंग लैक ऑफ कंसल्टेशन विद की स्टेक होल्डर्स, दीज आर पॉसिबल थ्रेट्स विच। और इवन अगर आपने टेम्पलेट बनाया और अगर टेम्पलेट में चीज़ें आपने प्रॉपरली कन्वे नहीं की अपनी टीम मेंबर्स को कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग एट, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द इंफॉर्मेशन दे विल बी सेंडिंग यू will force you to rework on your communication management plan. Then risk, ignoring risk, unclear assignment of risk, poor insurance management. All these pose a severe threat to your project. Procurement unenforceable conditions or contract clauses, adversarial relations. अगर आपकी जो relations हैं with your suppliers and जो vendors हैं, तो they also pose a real threat to your overall project management. स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में जिस तरह से अभी आपको बताया था कि स्टेक होल्डर, तो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बेसिकली आपके बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बनते हैं, और अगर आपने उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आपने सही तरह से एड्रेस ना किया, तो इट इज़ गोइंग टू पोज अ सिवियर थ्रेट टू योर प्रोजेक्ट। ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उनके साथ आपको बहुत जो एक अगर कोई कीमती चीज़ खरीदते हैं तो उसमें लिखा होता है ना हैंडल विद केयर, तो उनको आपने बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है, अदरवाइज योर होल प्रोजेक्ट कैन बी sabotaged by the regulatory bodies. Then we are looking at quantitative risk analysis. Assess the likelihood and impact of identified risks to determine their magnitude and priority. रिस्क क्वांटिफिकेशन, अब मैंने यहाँ पर पहले क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसीलिए किया कि क्वालिटेटिव जो है वो तो इट इज़ वेरी मच इन द माइंड ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर। तो जब वो कोई चीज़ माइंड में है तो उसको तो आप टेंजिबलाइज चूँकि नहीं कर सकते, इसलिए हम इसमें जो बात करेंगे वो क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस की ही बात करेंगे। क्वालिटेटिव के हवाले से जब हम बात करना चाहेंगे भी तो उसमें आपको एक तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स हैं और आपके लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट जो है वो आपको एक रीजनेबल इनपुट देंगी टुवर्ड्स योर क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। बट क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस में क्या टेक्निक्स यूज होती हैं हम उसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। Risk quantification tools and techniques include probability impact matrices and top 10 risk item tracking technique and expert judgment. अब ये क्या है वो अभी हम देखते हैं इसमें। अब ये है सैम्पल प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स। आपका एक रिस्क रजिस्टर होगा जिसमें आप रिस्क को आइडेंटिफाई करके 1 2 3 4 आपने सपोज करें कि जी आपने उसको आइडेंटिफाई किया है और उसको जॉट डाउन किया है रिस्क रजिस्टर में। अब वो रिस्क रजिस्टर जो है वो आप लेंगे और उसको सामने रख के और उसका प्रोबेबली इम्पैक्ट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर अब जब वो रिस्क 1 या 2 दे रहा है इसका मतलब ये कि इसको आपको रेफर करना पड़ेगा रिस्क रजिस्टर में कि रिस्क 1 क्या था, और इसमें जिस जिस रिस्क पे सबसे ज़्यादा आपने फोकस करना है एज ए गुड प्रोजेक्ट मैनेजर, वो इस एरिया को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। रिस्क 1 और रिस्क 4 जो आपने आइडेंटिफाई किया अपने प्रोजेक्ट के लिए, अब ये नंबरिंग जो है वो ये रैंडम नंबरिंग है। ये नहीं है कि आपने 1 और 4 पे ही आपने हमेशा जो क्रिटिकल रिस्क है वो आपने वहाँ पर अपने अपने रिस्क रजिस्टर में जो आप अपना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसमें 1 और 4 पे आपने क्रिटिकल रिस्क को नहीं रखना है। यू कैन कीप एनी नंबर और यू कैन असाइन एनी नंबर टू एनी रिस्क, लेकिन जब आप ये इम्पैक्ट मैट्रिक्स बना रहे होंगे तो उसमें फिर आपने आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉपरली उसकी प्लेसमेंट करनी है, और वो जो प्लेसमेंट होगी इट विल बी बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द रिस्क एंड द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क व्हिच यू हैव आइडेंटिफाइड। कि अच्छा जब हम यहाँ इम्पैक्ट की बात करें तो इट इज़ ऑलवेज इन दी मॉनेटरी टर्म्स, पैसे की टर्म्स में आप उसको
जज करते हैं, तो आपने ये मैट्रिक्स बना के और इसमें आपने जब जो सबसे लो प्रायोरिटी होगी वो यहाँ पर होगी, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो यहाँ पर होगी, और इसको तो मॉनिटर करते करते आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे मॉनिटर करना होगा वो ये एरिया होगा। और किसी हद तक ये कह सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा फिर भी नहीं होगा जितना ये एरिया सबसे ज़्यादा आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि इसके होने के चांसेस भी हैं और इसका इम्पैक्ट भी है। यहाँ इम्पैक्ट तो हाई है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसके होने की, उस रिस्क के अकर होने की बहुत कम है। और यहाँ जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी होने की तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो चूँकि कम है, इसलिए भी आप इसको मतलब नज़र रखेंगे नज़र में, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको उसके लिए वरीसम होने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो ये है, और ये एरिया है जिसको आपने सबसे ज़्यादा मॉनिटर करना है। टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग। अब यहाँ पर एक ऐसी तरह से आप एक चार्ट बनाते हैं जिसमें आप टॉप 10 जो रिस्क आइटम है उसको आप जॉट डाउन करते हैं, और फिर आप उसको एज एंड व्हेन दोज रिस्क अकर आप उसको उसके हिसाब से मॉनिटर करते हैं। Top 10 risk item tracking is a tool for maintaining an awareness of risk throughout the life of a project. Establish a periodic review of top 10 project risk items. List the current ranking, previous ranking, number of times the risk appears on the list over a period of time, and a summary of progress made in resolving the risk item. अब ये चीज़ है क्या एक्चुअली, उसका चार्ट ये वाला है। तो दिस इज द चार्ट विच यू आर गोइंग टू मेक फॉर योर प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर राइट रिस्क आइटम इसने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट किए वो 5 किए हैं, लेकिन एक्चुअली इसका नाम इसने टॉप 10 रखा है। तो टॉप 10 रखने का मतलब ये है कि बेसिकली जब भी हम किसी चीज़ का एस्टिमेशन करते हैं, जैसे अगर आपने जैसे बजट जो बनता है, तो पिछले साल का जो बजट होगा उसी में नॉर्मली 10% ऐड करके आने वाले साल के लिए आप बजट बनाते हैं। या अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो अब अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, तो उसमें जब आप बजट एस्टिमेशन करेंगे तो इट विल बी ऑलवेज 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 10% के हिसाब से किया जाता है। उसकी वजह यह है कि ओवर द ईयर्स जो एक ऑब्जर्वेशन आई है वो यही है कि हम भले से रखते तो उसको 10% के हिसाब से हैं, लेकिन जो एक्चुअल उसके अक्रेंस के जो चांसेस होते हैं वो 80% होते हैं। इसीलिए जो जब हम हिस्टोग्राम पढ़ रहे थे 80-20 रूल, अगर आपको याद हो परेटो चार्ट वाला, तो उसमें 80-20 के ऊपर फोकस इसीलिए किया जाता है कि मोस्टली आप चीज़ों का एस्टिमेट 10 पे करते हैं, लेकिन जो उसके होने के चांसेस जो होते हैं वो नॉर्मली 80% होते हैं, 100% कभी भी नहीं होते। तो यहाँ 10 जो है वो 100% को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए इसने बताने की कोशिश की है कि टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग जो है वो किस तरह से आप उसको बनाएंगे। तो इसमें आपने एक रिस्क आइटम आपने लिया, उसके बाद उसकी मंथली रैंकिंग जिसमें इस महीने, पिछले महीने और टोटल नंबर ऑफ मंथ्स आपने कंसिडर किया, और उसकी बेसिस पे आपने उसको वर्कआउट किया है। एंड रिस्क रेजोल्यूशन प्रोग्रेस उसको आपने डॉक्यूमेंट किया है। अब ये जो आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं, ये जो लैप्स हो चुके हैं, जो गुजर चुके हैं, ठीक है, तो 3 महीने गुजर गए हैं, यहाँ पर जैसे 4 महीने गुजर गए हैं, और लास्ट मंथ जो है लास्ट मंथ जो है उसके इनएडिक्वेट प्लानिंग का जो इम्पैक्ट आया था, जैसे वो सपोज करें कि जी वो 2 मरतबा आया उसका इम्पैक्ट, और इस मरतबा आपने एस्टिमेट लगाया है कि जी वो 1 मरतबा उसके आने के चांसेस हैं। इसी तरह से आप इसकी वर्किंग, अब ये जो नंबर्स हैं दे आर आर्बिट्रेरी नंबर्स, रैंडमली सेलेक्टेड नंबर्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। ये हमेशा एग्जैक्टली इसी तरह नहीं होगा। आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से ये नंबरिंग जो है वो आपने खुद असाइन करनी है।
दिस नंबरिंग हैज टू बी असाइंड बाय यू योरसेल्फ, और उसको सामने रखते हुए फिर आपने इसको ट्रैक करना है कि इनएडिक्वेट प्लानिंग कितनी पर क्या मसला मसाइल आए, पुअर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कोप क्या था, एब्सेंस ऑफ लीडरशिप के मसाइल क्या थे। अब ये जो रिस्क आइटम्स हैं ये भी चेंज होंगे फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, ये चेंज होंगे, ये भी फिक्स नहीं है कि ये हमेशा, जिस तरह अभी हमने रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो बनाया था उसमें आइटम्स जो है वो मोर और लेस वही होते हैं, लेकिन ये जो आइटम्स हैं ये दे आर चेंजिंग with the passage of time and with the project manager's mindset and the requirement of the project, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये इसमें बिल्कुल भी कोई ये हार्ड एंड फास्ट या फिक्स रूल नहीं है। ठीक है जी। तो एक्सपर्ट जजमेंट क्या है जी? Many organizations rely on the intuitive feelings and past experience for experts to help identify potential project risk. Experts can categorize risks as high, medium, or low, with or without more sophisticated techniques. Uh, who are experts? Senior management, project stakeholders, project manager with similar project experience, professional and technical associates, consultant, and subject matter experts. So these are various experts whom you are supposed to contact for एक्सपर्ट जजमेंट। तो जो एक्सपर्ट जजमेंट के लिए जो टेक्निक है यूज होती है वो डेल्फी टेक्निक कहलाती है। तो आपने इन लोगों से कांटेक्ट करना है विद क्वेश्चनर फॉर अचीविंग वैल्यू जजमेंट और एन एक्सपर्ट जजमेंट। Quantitative risk analysis often follows qualitative risk analysis, but both can be uh, done together or separately. Large complex projects involving leading edge technologies often require extensive quantitative risk analysis. जो बड़े projects हैं उसमें quantitative risk analysis जो है वो बहुत significant importance होती है उसकी। Main techniques include decision tree analysis and simulation. Simulation के लिए मैं अभी बताता हूँ। Decision tree and expected monetary value. ये एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू की जो टर्म है ये पहले भी एक दफ़ा आ चुकी है अगर आपको याद हो। तो ये बेसिकली हम इसमें जब जिस चीज़ पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो डिसीजन ट्री एनालिसिस। डिसीजन ट्री इज अ डायग्रामिंग मेथड यूज्ड टू हेल्प यू select the best course of action in situations in which future outcomes are uncertain. अब ये अनसर्टन सिचुएशंस हैं, उनको आपने एनालाइज करना है, और based on those uncertain situations you have to come to a conclusion that what to do and what not to do. The expected monetary value in terms of money calculate करनी होती है। तो यहाँ पर भी आप जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो प्रोबेबिलिटी और उसका जो इम्पैक्ट है उसको मॉनेटरी टर्म्स में एनालाइज करके और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं फॉर रिस्क एवेल्युएशन। So EMV is a type of decision tree where you calculate the expected monetary value of a decision based on its risk, event probability and monetary value. ये इसके एक एग्जांपल है, जैसे प्रोजेक्ट 1 है और एक प्रोजेक्ट 2 है। तो प्रोबेबिलिटी कि उसके अकरेंस के चांसेस थे 0.2, उसको मल्टीप्लाई किया आपने आउटकम के साथ। अभी ये जो फिगर्स हैं ये दीज आर आर्बिट्रेरी। अब ये आपने अपने एक्सपर्ट जजमेंट से ये फिगर्स कैलकुलेट करनी है और उसका इम्पैक्ट निकालना है। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू 60,000 प्लस में आई और ये इसके अकरेंस के चांसेस 80% थे, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वो नेगेटिव इम्पैक्ट था 40,000 का। और जब आपको टोटल आपने किया तो 32,000 आया यहाँ पर। इसी तरह आपने प्रोजेक्ट 2 की आपने मुख्तलिफ वैल्यूज रख के उसको कैलकुलेट किया, तो आपके पास प्रोजेक्ट 1 की एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू आई 60 माइनस 32,000, क्योंकि ये नेगेटिव रिस्क हैं, दीज आर पॉजिटिव रिस्क। तो इसमें से आपने इसको सेपरेट किया तो आपके पास एक फिगर आई 28,000। तो जिसकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ज़्यादा होगी उसको आप अवॉइड करेंगे, जिसमें एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रिस्क कम होगी उसको आप प्रेफर करेंगे। तो ये आपने ये एनालिसिस आपको ये चीज़ बताता है कि विच रिस्क इज टू बी टेकन सीरियसली एंड विच रिस्क इज टू बी टेकन
सिंपली। इसके बाद सिमुलेशन। सिमुलेशन के लिए वही मोंटे कार्लो एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ होता है, और इसमें वही 3 एस्टिमेट्स आप लगाते हैं। इसी तरह आपने रिस्क के भी 3 एस्टिमेट्स लगाए कि जिसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये आपको मोंटे कार्लो एनालिसिस से आपको पता चल जाता है। इस आपका जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हमने पहले भी पढ़ा है, उसी को इसी तरह ये सिमुलेशन में भी आपको वही चीज़ आपको मिलती है, और आपका एक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिलेगा जिसमें आपको मोस्ट लाइकली वाला जो एलिमेंट है वही आपको नज़र आएगा फॉर द occurrence ऑफ a particular risk in your project. रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग। तो आप किस तरह से रिस्क को प्लान करेंगे, आप किस तरह रिस्क को रिस्पॉन्ड करेंगे, उसकी 4 टेक्निक्स हैं। तो सब जो सबसे पहली है वो है रिस्क अवॉइडेंस, कि आपने रिस्क को अवॉइड करना है एज मच एज पॉसिबल। और अगर ऐसा रिस्क है कि जो अवॉइडेबल नहीं है, तो फिर आपने उसे एक्सेप्ट करना होता है। और अगर ऐसा है कि अगर आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करने का मतलब जैसे अगर आप एक इंश्योरेंस परचेज कर लें, तो आप अपना जो रिस्क है उसको बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो अगर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गो फॉर ट्रांसफरेंस ऑफ द रिस्क एंड मिटिगेशन, कि उसका जो इम्पैक्ट है उसको किस तरह से कट शॉर्ट किया जाए। तो दीज आर 4 टेक्निक्स ऑफ रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग। तो रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग में जब भी आपसे बात हो तो आपने या तो अवॉइड करना है, या एक्सेप्ट करना है, ट्रांसफर करना है, या मिटिगेट करना है। जनरल रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉर टेक्निकल कॉस्ट एंड शेड्यूल रिस्क। अगेन दिस इज these are various technical risks involved, उसमें कॉस्ट रिस्क एंड शेड्यूल रिस्क, और उसको सामने रखते हुए आपने मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को प्रिपेयर करना होता है कि इसमें इस रिस्क में मैं क्या चीज़ करूं कि मेरा ये रिस्क जो है वो अवॉइड हो जाए। इसमें बेसिकली जो इसकी CPM इज अगेन WBS इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, CPM इज क्रिटिकल पाथ मेथड। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको एक्सप्लेन किया जाए, but if you have an idea how to mitigate risk, so you will be able to fill out all these columns and rows by yourself. Uh, Risk monitoring and control. Controlling risk involves carrying out the risk management plan as risk occurs. तो जैसे जैसे रिस्क हो रहा है वैसे वैसे आप उसका, अब इसको डायग्राम के साथ लिंक करें तो आपको ज़्यादा इट विल मेक मोर सेंस टू यू। मैंने इसमें बड़ी एफर्ट लगाई थी डायग्राम्स को खास तौर पे सिलेक्ट करने के लिए, एंड आई होप कि यू इट विल बी गिविंग यू मोर इंसाइट इनटू द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर शेयर्ड इन वर्ड्स। तो जो आइडेंटिफाइड रिस्क हैं उसको, उसके लिए आपने मिटिगेशन स्ट्रैटेजी आपके पास पहले से ही तैयार होती है। Workarounds are unplanned responses to risk events that must be done when there are no contingency plans available. अब इस बंदे के पास अगर टोपी होती तो इसे ये चीज़ नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसने टोपी की जुगाड़ बनाई है, तो दैट इज कॉल्ड वर्क अराउंड। जो हमारे एनवायरनमेंट में जो प्रोजेक्ट्स पे काम होते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग नहीं होती है, तो आप अक्सर देखेंगे कि वो जिसको हम बिल्कुल जो बाजारी लैंग्वेज बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें आजकल बाजारी लैंग्वेज का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा हो गया है, बट लेट इट बी, मैं अब बता नहीं रहा हूँ, otherwise you know what exactly do I mean by that. The results of good project risk management. Unlike crisis management, good project risk management often goes unnoticed. This is a very important thing you must keep in mind कि अगर आप कि आपका रिस्क मैनेजमेंट प्लान बहुत ही इफेक्टिव है, तो आपका पूरा जो प्रोजेक्ट जब तक एग्जीक्यूट होगा तो उसमें कोई जाहिर है कि कोई इश्यूज नहीं आएंगे। आपकी जो कंटिजेंसी अमाउंट है उसमें भी हो सकता है कि काफ़ी बचत भी हो जाए। तो जब आप अपने मैनेजमेंट के पास जाएंगे और उसे ये कहेंगे कि जी अल्हम्दुलिल्लाह जी प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एग्जीक्यूट हुआ एंड एवरीथिंग वेंट एज
प्लान, तो मैनेजमेंट कही कि देन व्हाट, तो देन व्हाट का आंसर ही आप तो ये सोच रहे होंगे कि देन ये कि मुझे कुछ इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली management will not recognize your efforts in executing a proper risk management plan. तो it often goes unnoticed. ये इसका मतलब यही है। तो आपको ये ना समझें कि उसके बदले में कुछ मिलेगा, क्योंकि मैनेजमेंट के पास जाएंगे तो वो ये कहेगी कि जी अगर आपने किया तो मुझ पर क्यों एहसान जता रहे हैं, दिस वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Well run projects appear to be almost effortless, but a lot of work goes into running a project well. वेल रन ऑलमोस्ट एफर्टलेस नजर आता है, लेकिन बैक एंड पे अगर आपकी वर्किंग जो है वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसी को पता चलता है कि उसने कितनी एफर्ट लगाई है उस प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश करने में, जो कि टॉप मैनेजमेंट उसको नोटिस नहीं करती है. Project managers should strive to make their jobs look easy to reflect the results of well-run projects. So as a good project manager, you must work it out as efficiently and as effectively as possible. Um, uh, and this basically is the last slide of this project. इसमें चलते चलते एक और टर्म है जो कि मैंने इसमें अभी बताई नहीं थी, तो अभी बताते बताते ही मुझे एकदम से याद आई थी. वो है हॉलो इफेक्ट. हॉलो इफेक्ट जो है वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म है जो कि यूज होती है. हॉलो इफेक्ट होता है, इसकी स्पेलिंग HALO. हॉलो इफेक्ट का मतलब ये होता है कि सपोज करें कि जी आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सिक्यूट कर दिया. ठीक है जी. अब आपकी मैनेजमेंट के पास कोई और नया प्रोजेक्ट आता है, तो instead of asking you whether you are willing to work on this new project or not, वो आपको पहले ही वो काम असाइन कर देगी और बोलेगी कि दिस इज द न्यू प्रोजेक्ट व्हिच यू हैव टू कम अप विद एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट. अब उसके जहन में अब वो जो प्रोजेक्ट जिस पे आपको अब असाइन किया जा रहा है, सपोज करें उसकी एक्सपर्टीज आपके पास नहीं है. पहले वाले प्रोजेक्ट बहुत अच्छा इसलिए हो गया कि उसकी एक्सपर्टीज थी आपके पास, तो चूंकि आपने वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा किया था तो मैनेजमेंट ने आपको इस नए प्रोजेक्ट पे भी असाइन कर दिया एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है बेसिकली हॉलो इफेक्ट. हॉलो इफेक्ट का मतलब ये है कि इफ आई कैन डू समथिंग गुड, दैट डज नॉट मीन दैट आई कैन डू एवरीथिंग इक्वली गुड. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्मली मैनेजमेंट्स चूंकि चीज़ों को प्रॉपरली एनालाइज नहीं करती हैं और जॉब्स जो है वो असाइन कर देती हैं, और उसमें उनका जो कंटेंशन होता है वो ये होता है कि जी यू आर बीइंग पेड फॉर इट, so you don't have any option to accept it or reject it. We have the right to impose our will on you because we are paying you for the job which you are being assigned. So that is basically called halo effect. तो और एक और कॉन्सेप्ट भी इसमें है, क्योंकि अभी मेरे पास 5-6 मिनट हैं, तो बिफोर दिस सेशन इज ओवर सो आई एम जस्ट टेलिंग यू. एक और जो इसमें टर्म यूज होती है वो होती है वॉर रूम की. वॉर रूम जो है वो नॉर्मली यूज होता है शेड्यूल मैनेजमेंट के टाइम पे और वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर के टाइम पे या प्लानिंग फेज में बेसिकली. तो या प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन दोनों, और बल्कि इवन आप इसको कंट्रोलिंग फेज में भी आप इसको कहेंगे किसी हद तक. इसकी वजह यह है कि ये तीनों आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है. इसीलिए आपका जो इनिशिएशन फेज है, इनिशिएटिंग फेज और जो क्लोजिंग फेज है उसमें उसका ड्यूरेशन अगर आपको ग्राफ याद हो पुराना वाला, तो उसमें ड्यूरेशन बहुत छोटा था उस ग्राफ में. लेकिन इन तीनों एरियाज के जो ग्राफ है वो पूरा जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है उसको हावी होता है, उसके ऊपर हावी होता है. सो जो वॉर रूम है वो यही है, जिस तरह से अगर आपने कभी कंस्ट्रक्शन साइट देखी हो तो वहाँ पर कोई रूम तो नहीं बना हुआ होता, लेकिन एक टेम्पररी एक
कंटेनर बॉक्स जो है वो ला के, एक पूरा कंटेनर का जो लोहे का जो कंटेनर होता है उसको ला के वहाँ पर रख देते हैं और उसमें एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट हो जाता है। तो वो बेसिकली वॉर रूम होता है। तो वो नॉर्मली आपको ऑन साइट जो अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड बेसिकली वॉर रूम। और वॉर रूम इसलिए किया जाता है कि अगर आपकी प्रोजेक्ट टीम पूरी एक ही जगह पे बैठी हुई हो तो आपकी जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाती है। तो सिंप्लीफिकेशन का नतीजा ये है कि यू डोंट ओवररन कॉस्ट, यू डोंट ओवररन शेड्यूल, and you don't even skip the baseline of your scope. So that war room concept is equally important in execution of a well-run project. And इसमें जो दो तीन हमने टर्म्स यूज किए हैं वो है फॉल बैक प्लान, जो कि प्लान बी कहलाता है, वर्क अराउंड सॉल्यूशंस, जिस तरह से पहले वर्क अराउंड मैनेजमेंट पिछली क्लास में मैंने बताया था, इसी तरह से इसमें जो जो चीज़ आई है वो वर्क अराउंड सॉल्यूशन आया था। तो वर्क अराउंड सॉल्यूशन हमारे आम फहम जबान में उसको जुगाड़ कहते हैं, या जिसको और वो जो जुगाड़ है उसका नतीजा ये होता है कि जो चीज़ बन के आती है वो नॉर्मली थूक लगी हुई होती है, तो उसमें क्वालिटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। So as a good project manager, you have to look into all these areas in its proper context and with thorough understanding. And I hope this is it for today's lecture, because we are now almost done with this chapter as well. We are now left with two more chapters, that is procurement management, stakeholder management, और एक और टॉपिक है जो कि probably we will try to complete it in the next week, so that before we are done with this project management. तो जो थर्ड इज दी एजाइल प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि PMBOK 6th एडिशन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बनता है। मैं उसमें ट्राई करूँगा कि मेरा अपना एक स्टूडेंट है, he has done his certification in Scrum, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। मैं उसको इनवाइट करूँगा इस पूरे ग्रुप में, एंड मेरी कोशिश होगी कि बिकॉज ही इज प्रैक्टिकली ही इज रनिंग हिज ओन कंपनी, एंड he has practically implemented this entire concept of agile project manager in his company. So I will try to get him online with this whole exercise and see if it fits into our slot. Probably अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं देखता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश है कि दो दो ही लेक्चर्स हों, वही जो हमारा थर्सडे और सैटरडे वाला जो स्लॉट है उसी में हो जाए, और उसी में मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको इनवाइट कर लूँ, and we will inshallah be having these two sessions next week. So thank you very much for your time, and before we part, if you have any questions, so still we have one more 1.5 minute. तो अगर कोई सवाल है तो you can raise your questions right now. Otherwise, it's all done from my side, and I have opened up my group chat. So if you have any questions, you can raise your questions over here in the group chat, or if not, then this is it from my side. Thank you very much again, and I hope to see you back coming Thursday at 5 p.m. inshallah. Thank you very much, and Khuda Hafiz.